जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आपको पहले जान लेना है कि जीएसटी नंबर लेने के बाद में हमें क्या कुछ करना पड़ता है, ताकि इन फ्यूचर के अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट से किसी भी तरह की दिक्कत का, परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आपको सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में आपको अपनी दुकान के बाहर आपका जीएसटी का नंबर मेंटेन करना, लिखना वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसी से तो पता लगता है कि आपने जीएसटी नंबर ले रखा है। तो आपको साइन बोर्ड, आपका जो बाहर फर्म का नाम वगैरह लिखा होता है, तो वहाँ पे आपको अपना जीएसटी नंबर लिखना मैंडेटरी है। अदरवाइज़ जीएसटी डिपार्टमेंट को पता लगता है, कोई शिकायत कर देता है या ऑफिसर वहाँ पे विजिट करते हैं और वो नंबर नहीं मिलता है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं। ये पेनल्टी 25,000 रुपये तक हो सकती है दोस्तों। इसके बाद में जैसे ही कोई आपकी दुकान में घुसेगा तो दुकान के एंटर करते ही जहाँ पर आपका मेन काउंटर गल्ला होता है, जहाँ पर आपकी सीट होती है, वहाँ पर भी आपको जीएसटी का सर्टिफिकेट है वहाँ पे फ्रेम करके लगा देना है। आपको पता होगा 3 पेजेस का जीएसटी का सर्टिफिकेट जारी होता है। जो फर्स्ट पेज है ओनली, उसको आप प्रिंट निकाल करके एक फ्रेम में लगा करके, सुंदर सा फ्रेम लगा करके अपनी दुकान पर लगाएं, ताकि सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि ये व्यक्ति जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है और हमसे कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है, ये एक्चुअल में हमारे से जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। इसके बाद में दोस्तों जीएसटी नंबर आने के बाद में आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ से आप माल खरीदते हैं उन सभी व्यक्तियों को जीएसटी नंबर दे देना है और उनको बोलना है, भाई साहब हमें आज के बाद जो भी आप माल बेचेंगे वो हमारे इस जीएसटी नंबर में आप डाल करके बेचेंगे, ताकि हमें वो ऑनलाइन पर शो हो जाए, हम उसको परचेज दिखा दें और उस माल को हम आगे बेच सकें, ताकि हमें इनपुट भी मिल जाए। दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। अगर आपने किसी परचेज पर जीएसटी भरा है तो उसको आप छूट ले सकते हैं जब आप सेल पर जीएसटी भरेंगे। स्टॉक आपका मेंटेन हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि कितना स्टॉक आपके पास में है, कितना रह गया है। पिछले 1 साल से दोस्तों डिपार्टमेंट ने आईटीसी, मैंने बताया आपको, ये जीएसटी की जान होती है, हार्ट होता है। इसके ऊपर बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल बना दिए हैं डिपार्टमेंट ने कि आपको आईटीसी तभी मिलेगा जब सामने वाले व्यक्ति ने आपकी रिटर्न भर दी हो। तो आपको ये भी श्योर करना है जिससे आप माल खरीद रहे हो वो अपनी जीएसटी की रिटर्न टाइम से भर रहा है। आपके जीएसटीआर 2A के अंदर जो परचेज की वैल्यू आ जाती है, 2B के अंदर आपकी सारी यहाँ पे शो कर रही है। कई बार क्या होता है दोस्तों, सामने वाला व्यक्ति 3-3 महीने के अंदर रिटर्न भरता है, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, QRMP के अंदर है सामने वाला, तो फिर भी उसको एक ऑप्शन होता है कि वो IFF हर महीने भर दे और उसका जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो आपको हर महीने ही मिल जाए। तो मंथली इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी अगर आप वो सामने वाले से भरवा लेते हो तब भी आपको उसका इनपुट है वो मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको अपना करंट अकाउंट खुलवाना है। बहुत सारे लोग ये बेवकूफ़ी कर देते हैं या उन्हें नहीं ध्यान होता है, वो अपने सेविंग अकाउंट में ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। दोस्तों, सेविंग अकाउंट का मतलब क्या है? सेविंग का मतलब है छोटी छोटी सेविंग्स। अगर आपको कोई पैसा इकट्ठा हुआ है तो आप इसके अंदर जमा करवा सकते हैं। और करंट अकाउंट का मतलब है कि जितना मर्जी लेन देन बिजनेस से रिलेटेड, जितनी मर्जी सेल आप दिखा सकते हैं। आप आजकल तो दोस्तों UPI बारकोड वगैरह भी करंट अकाउंट से ऐड हो जाते हैं, जो भी आपका पैसा सीधा करंट अकाउंट में आ जाएगा। तो आपको करंट अकाउंट ओपन करवा लेना है। बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शंस है वो सेविंग में ना करें आप। इसके बाद में दोस्तों चेक, RTGS, नेफ्ट, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कोई आता है, कैश डिपॉजिट आप बैंक में नगद जमा कराते हो, कोई भी UPI से पेमेंट आती है, वो सारी की सारी अगर आपके बैंक अकाउंट में जाती है तो वो आपकी या तो सेल मानी जाएगी या सर्विस मानी जाएगी, अनलेस आप उसको स्पेसिफाइड डिसाइड ना कर पाओ, बता ना पाओ। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति ने अपने फादर से 1 लाख रुपए का चेक लिया है, वो हो सकता है गिफ्ट लिया हो, लोन लिया हो और भी किसी पर्पज़ से लिया हो, तो वो सेल नहीं मानी जाएगी। बट स्टिल जीएसटी डिपार्टमेंट बोल सकता है कि इस 1 लाख रुपए की आपने सेल की है और आप उसके ऊपर जीएसटी भरिए, जब तक कि आप उसको जस्टिफाई ना कर पाओ। तो हमने हमेशा यही गाइड किया है दोस्तों आपको कि जीएसटी नंबर लेने के बाद में आपको अननेसेसरी ट्रांजैक्शन नहीं करने हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, करंट अकाउंट ओपन करवा लेते हैं या कई बार नहीं करवाते हैं। तो दोस्तों करंट अकाउंट में तो कोई लेन देन उन्होंने नहीं किया, उसके बाद में सेविंग अकाउंट होता है उनका। सेविंग अकाउंट के अंदर बहुत सारा क्रेडिट आ रहा है। अब मान लो सपोज करो वो माल बेच रहा है अगर कोई, तो उसका पैसा आ रहा है उसके पास में। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी रिसिप्ट सेविंग में आती है तो जीएसटी डिपार्टमेंट दोस्तों बोल सकता है कि ये आपका पैसा आया, ये कहाँ से आया, इसके ऊपर आपने जीएसटी क्यों नहीं भरा। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग करने लग जाएंगे कि करंट अकाउंट खुलवा लिया या खुलवाया ही नहीं और सेविंग अकाउंट के अंदर लेन देन कर रहे हैं और जीएसटी में कुछ नहीं दिखा रहे हैं। तो जीएसटी डिपार्टमेंट को तो ये लगेगा कि आपने जीएसटी की चोरी की है। जो भी पैसा आपका सेविंग अकाउंट में भी आ रहा है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, सोर्स नहीं है, वो सारी की सारी सेल मान सकते हैं आपकी। और इसके बाद में दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न में जो आप अपनी सेल दिखाएंगे
वो बिल्कुल वही सेल दिखानी है जो आपकी जीएसटी के अंदर जा रही है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, जीएसटी के अंदर तो 000 नील की रिटर्न जाती है और आईटीआर भरते समय वो बहुत बड़े सेठ बन जाते हैं, 20, 30, 40 लाख रुपए की सेल दिखा देते हैं। तो उस सेल के ऊपर आपने जीएसटी तो भरा नहीं, इनकम टैक्स वालों को तो सेल बता रहे हो, लेकिन जीएसटी वालों को कोई सेल नहीं बताई, तो इनकम टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट आपस में, आपको पता होगा, डेटा इंटरचेंज करते हैं, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद में बिल बुक छपवानी है दोस्तों और वाउचर बुक छपवानी है। बिल बुक, किसी को कोई माल बेचते हो तो उसके अंदर प्रॉपर एग्जैक्ट बिल बुक आपको छपवानी है। आप रेगुलर के अंदर हो तो टैक्स इनवॉइस, कंपोजिशन में हो तो बिल ऑफ सप्लाई। तो पेमेंट अगर आप कोई व्यक्ति आपको दे के जाता है, बैंक में आती है तो डायरेक्ट एंट्री या बैंक स्टेटमेंट से चढ़ा सकते हैं। अदरवाइज जो रिसीट वाउचर होता है उसको काट के देनी है कि भाई साहब इतना पैसा हमारे पास आपका आ गया है। तो रेगुलर के अंदर मैंने बता दिया दोस्तों, टैक्स इनवॉइस होता है। इसके बाद में कंपोजिशन के अंदर बिल ऑफ सप्लाई आपको इशू करना पड़ता है। बिल ऑफ सप्लाई के अंदर आप जीएसटी वहाँ पे लगा नहीं सकते हैं। आपको पता होगा बिल के अंदर 1% आपको कंपोजिशन स्कीम वाले सामने वाले का जो जीएसटी बिना लेकर के सरकार को भरते हैं। तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो जीएसटी मत लगाएं, रेगुलर में हो तो जीएसटी ज़रूर लगाएं। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं तो वो भी आप जारी कर दीजिए। इसके बाद में पीओएस दोस्तों, प्लेस ऑफ सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके आधार पर ही आपको जीएसटी लगाना होता है। आपको पता होगा 3 तरह का जीएसटी होता है, एक तो एसजीएसटी होता है, एक सीजीएसटी होता है, एक आईजीएसटी होता है। तो अगर आप एक ही स्टेट में बैठे हैं और उसी स्टेट में सेल कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप एक राजस्थान में हैं और उसी राजस्थान में माल बेच रहे हैं तो ये आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगी। इंट्रा मतलब उसी स्टेट में। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी आपको लगाना है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये जीएसटी है, तो 10 रुपये की जगह आपको 5 रुपये सीजीएसटी और 5 रुपये एसजीएसटी लगा करके 110 रुपये का बिल आपको बना के देना है। अगर हम बात करते हैं, अगर आप राजस्थान में हैं और आप माल अपना पंजाब में बेचते हैं, दिल्ली में बेचते हैं, हरियाणा में बेचते हैं, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इसके ऊपर आपको आईजीएसटी लगाना है। 100 रुपये का माल है, 10 रुपये आईजीएसटी लगा तो 110 रुपये आपको बना करके बिल वहाँ पे दे देना है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। कई बार हम गलत आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी भर देते हैं तो डिपार्टमेंट इसकी भी डिमांड हमसे कर सकता है। इसके बाद में आपको फाइल्स लगानी है दोस्तों। जो भी माल खरीदेंगे उसके परचेज के बिल आपको परचेज बिल में लगाने हैं और 2A और 2B आपको मैच करने हैं। फिक्स एसेट्स कोई खरीदी दोस्तों, आपने एसी खरीदा, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा आपने, और भी ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर आपको जीएसटी लगाना होता है, कोई खर्चे किए दोस्तों आपने, जैसे मान लो आपने कोई सीए को खर्चा दिया, मान लो उसने आपके ऊपर जीएसटी लगाया, तो उसका भी आपको इनपुट मिल जाएगा, लेकिन आपको रिकॉर्ड तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। इसके बाद में आपको रिटर्न्स भरनी पड़ेंगी दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पॉइंट है ये। जीएसटी नंबर लेने के बाद में आपको लाइटली नहीं लेना है। हर महीने उसकी रिटर्न जाती है, आपको पता होगा। अगर आप QRMP में हैं, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट में है, तो 3 महीने बाद आपको रिटर्न भरनी है, लेकिन आपको जो अपना टैक्स है वो हर महीने ही सरकार को देना है। अगर आप कंपोजिशन के अंदर हैं तो CMP 08 नाम से आपकी हर क्वार्टर के अंदर रिटर्न जाती है 3-3 महीने बाद, और 1 साल की रिटर्न जाती है दोस्तों GSTR 4। ये तो कंपोजिशन का हो गया। अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो GSTR 1 और GSTR 3 भी जाएगी। GSTR 3 भी हर महीने जाती है। अगर आप मंथली के अंदर जाते हैं तो 20 तारीख या 22 या 24 तारीख आपकी वहाँ पे रहने वाली है, मंथली या क्वार्टरली के हिसाब से। अगर नहीं भरते हैं तो दोस्तों 20 रुपये या 50 रुपये डेली की आपको पेनल्टी लग जाएगी। वहीं पर GSTR 1 11 तारीख या 13 तारीख होती है, मंथली के लिए 11, क्वार्टरली के लिए 13। ये आप टाइम से नहीं भरेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को इनपुट नहीं मिलेगा दोस्तों उस महीने का, तो उसको अगले महीने मिलेगा। और ये भी टाइम से नहीं भरते हैं तो इसमें भी लेट फीस के प्रावधान है, अभी नहीं लग रहे हैं, बट स्टिल GSTR 3B में अंदर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसके बाद में दोस्तों बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, आपको GSTR 3B 1 फाइल करना है। CMP 08 मैंने बता दिया। क्वार्टरली जो होती है कंपोजिशन वालों के लिए GSTR 4 है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नीड टू मेंटेन। बैंक के अंदर जो भी पैसा आ रहा है उसको आपको सेल सर्विस दिखाएं, अदरवाइज लोन गिफ्ट दिखा करके सारी की सारी एंट्रियां बराबर करें। किसी भी आइटम को खरीदने से, बेचने से पहले दोस्तों उसको खरीदना है। अगर आपके पास स्टॉक के अंदर होगा, खरीदोगे तभी तो उसको सेल करोगे, अदरवाइज सेल कर दोगे और GST रेगुलर के अंदर हो तो उसका सारा का सारा GST आपको देना पड़ जाएगा। अगर कोई GST डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है दोस्तों, पिछले साल से आप रजिस्टर्ड हो, अगर आप 1 जुलाई 2017 से रजिस्टर्ड हो और GST डिपार्टमेंट कोई आपको नोटिस भेजता है तो ऐसे ही नहीं भेज देता है दोस्तों। कुछ कमी होती है हमारी प्रोफाइल के अंदर, हमारी रिटर्न्स के अंदर, तो आपको उस नोटिस को पढ़ना है
क्या उन्होंने मांगा गया है, कब तक मांगा गया है, वो आपको उनको भेजना है। अगर आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों, आपके सारे बिल आपके पास में है, आपने सही इनपुट लिया है, तो आप टाइमली उनको रिप्लाई दें। किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लें, एडवोकेट, सीए वगैरह काम करते हैं इसमें। लिटिगेशन से बचें दोस्तों, क्योंकि लिटिगेशन में फंस जाएंगे तो सरकारी ऑफिसर ने तो कलम चलानी है, अपने साइन करने हैं, हमें दिक्कत हो जाएगी। तो जो भी वहाँ डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन मांगता है उसे टाइम से दें। इसके बाद में अमेंडमेंट्स दोस्तों, कोई भी चेंज करते हो आप, एड्रेस चेंज करते हो, मोबाइल नंबर चेंज करते हो, अपने किसी भी इन्फॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हो, तो उसको चेंज ज़रूर करें जीएसटी के पोर्टल पर जाकर के। इसके अंदर दोस्तों कोर अमेंडमेंट होती है और एक नॉन कोर फील्ड होती है, तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों, काफ़ी सारे रूल हैं, छोटे छोटे एप्लीकेबल होते हैं। ई वे बिल आपको पता होगा, 50,000 से ज़्यादा की अगर आप कोई सेल करते हैं 10 किलोमीटर से ज़्यादा, तो नॉर्मल बिल तो काटना ही है, ई वे बिल भी काटना है और ई इनवॉइस भी काटना है दोस्तों। 10 करोड़ से ज़्यादा की सेल है पिछले साल, तो ई इनवॉइस, ऑनलाइन भी एक इनवॉइस काटना है। कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, सर्विस दे रहे हो, उसका HSN कोड बिल्कुल सही डालना है, क्योंकि जीएसटी की रिटर्न में ये जाता है। मंथली में जाना चाहते हो या क्वार्टरली में जाना चाहते हो। RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म दोस्तों, किसी का टैक्स हमें भी भरना पड़ सकता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के मामले में हो गया। रिकनसाइल करना है दोस्तों, GSTR 3B, GSTR 1, फिर आपकी बुक्स, फिर आपकी जो बैंक, फिर आपका सेलर, परचेजर, सारी चीज़ों को आपको रिकनसाइल करना है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपकी जो टर्नओवर सेल होनी चाहिए। एनुअल रिटर्न GSTR 9 होती है, 9C होती है। 2 करोड़ से ज़्यादा के लिए 9 और 5 करोड़ से ज़्यादा के लिए 9C कंपलसरी है, तो ये भी आपको भरनी है। जो भी टैक्स आपका बनता है दोस्तों, उसको बिल में लगा करके देना है। 100 रुपये प्लस 10 रुपये, 110 रुपये, तो 100 रुपये आपके हैं, 10 रुपये सरकार के हैं। इसमें कोई इनपुट यूज़ करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज सरकार को आपको दे देना है। अगर आपको नील की रिटर्न फाइल करनी है, सेल परचेज नहीं होती है, तो सेल परचेज नहीं होती है तो बैंक के अंदर कोई भी पैसा आप ना लें दोस्तों, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट उसके ऊपर भी जीएसटी आपसे मांग सकता है। तो इस तरह से जीएसटी की कुछ बेसिक चीज़ें हमने आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर करें जो जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं या ले चुके हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है अब हमें क्या करना है। लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी बहुत ज़्यादा लगती है दोस्तों जीएसटी के अंदर, तो आपको यही एडवाइस दी जाती है, जीएसटी लें तो उसको प्रॉपर ईमानदारी से, जेन्युइन तरीके से संभालें, नहीं तो आपकी प्रोफाइल ख़राब हो जाएगी। कोई डाउट हो, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें खुशी होगी आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।